द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। उड़ीसा के गंजाम जिले का प्राचीन समुद्री इतिहास। जब हम भारत की समुद्री विरासत की बात करते हैं तो अक्सर गुजरात या चोल साम्राज्य का नाम आता है, लेकिन गंजाम का तट ऋषिकुल्या नदी के किनारे हजारों साल से दुनिया से जुड़ा रहा है। जी, और यहीं पर हमारी आज की चर्चा का मतलब असली मुद्दा उठता है। सवाल ये नहीं है कि क्या गंजाम का इतिहास महान था। सवाल ये है कि वो कहानी कैसी थी। क्या ये 5000 साल पुरानी एक अटूट शानदार सोने की लकीर थी जिसमें हमेशा से मतलब बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहा? मेरा मानना है हाँ, बिल्कुल। मैं इसी पक्ष में हूं कि ये एक सतत और गौरवशाली गाथा है जिसकी नींव 3000 ईसा पूर्व में रखी गई और जो आज तक जीवित है। और मैं इस कहानी को थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। मुझे लगता है कि एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव, विकास और समय के साथ बदलते स्वरूप की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शायद एक अखंड गाथा से भी ज्यादा प्रभावशाली है। तो चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ। जब मैं गंजाम के इतिहास को देखता हूँ तो मुझे 5000 साल की एक अटूट परंपरा दिखती है। स्रोत हमें बताते हैं कि 3000 ईसा पूर्व में भी ऋषिकुल्या के तट पर ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया से मिलते जुलते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस महान समुद्री यात्रा की पहली दस्तक थी। फिर आता है कलिंग का स्वर्ण युग, लगभग 600 ईसा पूर्व से, जब गंजाम दुनिया के व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ के साहसी समुद्री व्यापारी, जिन्हें साधव कहा जाता था, अपने खास जहाज़ों, जिन्हें बोईता कहते थे, पर सवार होकर जावा, बाली, श्रीलंका और बर्मा तक का लंबा सफर तय करते थे। और इसके सबूत भी जमीन पर मौजूद हैं। गंजाम में रोमन सिक्के मिले हैं, रूलेटेड वेयर मिले हैं। ये वो खास तरह की मिट्टी के बर्तन थे जिन पर एक खास गोलाकार पैटर्न होता था, और ये रोमन व्यापार का एक पक्का सबूत माने जाते हैं। बाद के दौर में चीनी सेलाडॉन वेयर यानी हल्के हरे रंग के खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये व्यापार लगातार चलता रहा, बस साझेदार बदलते गए। ये परंपरा आज भी बोईता बंदना जैसे त्योहारों में जिंदा है। ये एक जीती जागती विरासत है। रेखा के तौर पर देखना इसकी जटिलता को नजरअंदाज करना है। स्रोत खुद हमें इसकी अलग अलग परतें दिखाता है। देखिए, शुरुआती दौर यानी 3000 से 500 ईसा पूर्व को स्रोत छोटे मोटे आदान प्रदान का समय बताता है। तब नमक, सूखी मछली और मनके जैसी चीज़ों का व्यापार होता था। इसे एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहना मुझे लगता है सबूतों को कुछ ज्यादा ही खींचना होगा। हाँ, कलिंग का स्वर्ण युग वाकई शानदार था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्रोत में जो 1000 से ज्यादा बड़े जहाज होने की बात है, उसे भी एक लोकप्रिय किंवदंती या अतिशयोक्ति कहा गया है जिसका कोई ठोस यूनानी रोमन दस्तावेजों में जिक्र नहीं मिलता। तो मैं ये नहीं कह रही कि यह इतिहास महान नहीं है। मैं कह रही हूं कि यह कहानी एक समान भव्यता की नहीं, बल्कि एक क्रमिक विकास की है। इसकी शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर हुई, फिर ये एक बड़ी व्यापारिक शक्ति बना और फिर इसने खुद को बदलती दुनिया के हिसाब से ढाला। ये एक ज्यादा मानवीय और शायद ज्यादा दिलचस्प कहानी है। चलिए, आपकी बात से ही शुरू करते हैं। आप शुरुआती दौर को छोटे मोटे आदान प्रदान कह रहे हैं, लेकिन क्या हम उस पहली चिंगारी के महत्व को कम नहीं आंक रहे हैं? 3000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया से मिलते जुलते मिट्टी के बर्तनों का मिलना कोई छोटी घटना नहीं है। ये दिखाता है कि समुद्र का ज्ञान, लहरों को समझने की कला और दूर के लोगों से संपर्क बनाने की इच्छा शक्ति उसी वक्त पैदा हो चुकी थी। ये सिर्फ स्थानीय मछुआरों का काम नहीं था। यही नींव थी जिस पर बाद में कलिंग के साधवों ने एक शानदार इमारत खड़ी की। मैं संपर्क के होने से इनकार नहीं कर रही हूँ, पर मैं उसके पैमाने और उसकी प्रकृति पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। स्रोत साफ कहता है कि यह छोटी नावों या पैदल यात्रा से होने वाला व्यापार था। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ छोटी नावों पर नमक और सूखी मछली का लेन देन और दूसरी तरफ बोईता जैसे विशाल जहाज़ों पर हाथीदांत, मसाले और कीमती पत्थर लाद कर महीनों की समुद्री यात्रा पर निकलना। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस शुरुआती दौर को बाद के स्वर्ण युग के बराबर रखना ऐसा है जैसे एक बीज को एक पूरे पेड़ के बराबर मान लेना। वो बीज ज़रूरी था, लेकिन वो पेड़ नहीं था। लेकिन उस बीज से जो पेड़ बना
वो तो असाधारण था। अब हम कलिंग के स्वर्ण युग यानी 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक पर आते हैं। यह सबूत सिर्फ मिट्टी के बर्तनों तक सीमित नहीं है। यहाँ हमें गंजाम के पास रोमन सिक्के मिलते हैं। ये सीधा सीधा इशारा है कि गंजाम रोमन साम्राज्य के व्यापार नेटवर्क का एक अहम हिस्सा था। स्रोत में पुलुर, आर्यपल्ली और गंजाम बंदर जैसे बंदरगाहों के एक पूरे नेटवर्क का जिक्र है। ये एक बेहद संगठित और आर्थिक रूप से ताकतवर व्यवस्था थी, और यहीं पर साधव और बोईता की भूमिका आती है। क्या आप हमारे सुनने वालों को बता सकते हैं कि ये कौन थे और क्यों इतने महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल। साधव सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे उस दौर के, आप कह सकती हैं, सबसे साहसी समुद्री खोजकर्ता थे। वे व्यापारियों के समूह थे जो अपने खास जहाज़ों, जिन्हें बोईता कहा जाता था, पर महीनों की यात्रा करते थे। और ये बोईता भी इंजीनियरिंग का कमाल थे। ये जहाज़ बिना कीलों के नारियल की रस्सी से लकड़ी के तख्तों को सिलकर बनाए जाते थे। इससे उन्हें तूफानी समुद्र में एक तरह का लचीलापन मिलता था, जिससे उनके टूटने का खतरा कम हो जाता था। ये उनकी तकनीक का शानदार नमूना था। बिल्कुल, और यही तकनीक और हिम्मत उन्हें दुनिया के कोने कोने तक ले गई। तो जब हमारे पास रोमन सिक्कों, बंदरगाहों के नेटवर्क और ऐसी उन्नत तकनीक के सबूत हैं, तो हम इस पैमाने को कम कैसे आंक सकते हैं? यह समुद्री प्रभुत्व था, सिर्फ व्यापार नहीं। यह एक आकर्षक तर्क है, लेकिन हमें सबूतों को सावधानी से देखना होगा। रोमन सिक्कों का मिलना व्यापार की पुष्टि करता है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि कलिंग के जहाज सीधे रोम तक जाते थे? हो सकता है कि ये व्यापार कई चरणों में होता हो, जिसमें अरब या दूसरे व्यापारी बिचौलिए का काम करते हों। कलिंग का माल उन तक पहुंचता हो और उनका माल कलिंग तक। जहां तक 1000 जहाज़ों वाली बात है, वो दिलचस्प है। भले ही ये सच ना हो, लेकिन ये हमें उस दौर के लोगों की सोच के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये दिखाता है कि वे खुद को एक महान समुद्री शक्ति के रूप में देखते थे। ये आंकड़ा असलियत से ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षा और आत्मछवि का प्रतीक हो सकता है। हमें इस तरह की सांस्कृतिक यादों और ठोस पुरातात्विक सबूतों के बीच फर्क करना होगा। लेकिन क्या लिखित प्रमाण का न होना अस्तित्व न होने का सबूत है? कई प्राचीन भारतीय परंपराएं मौखिक थीं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि यूनानी रोमन लेखकों ने इस क्षेत्र के हर पहलू को दर्जीना किया हो? खासकर अगर व्यापार सीधे न होकर, जैसा आप कह रही हैं, बिचौलियों के माध्यम से होता हो। उनका ध्यान तो बस उस कीमती सामान पर होता था जो उन तक पहुंच रहा था, न कि इस बात पर कि उसे कौन ला रहा है। ये एक वाजिब सवाल है और इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। लेकिन यही तो इतिहास का मजा है ना? हमें जो सबूत मिलते हैं, हम उन्हीं के आधार पर सबसे तार्किक कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरे लिए एक विशाल सीधे रोमन व्यापार की कहानी से ज्यादा तार्किक कहानी एक जटिल बहुस्तरीय नेटवर्क की लगती है, जहां गंजाम एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी था, पर शायद अकेला नहीं। ठीक है, तो अब हम कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, जो मेरी नज़र में निरंतरता का सबसे बड़ा सबूत है। 200 ईस्वी के बाद रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अगर गंजाम का व्यापार सिर्फ रोम पर निर्भर होता तो उसे भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौर में हमें गंजाम में चीनी सेलेडॉन वेयर मिलते हैं। ये दिखाता है कि व्यापार रुका नहीं, बल्कि उसने एक नया रास्ता खोज लिया। चीन एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा था और गंजाम के साधुओं ने उसके साथ रिश्ते बना लिए। ये उनकी अनुकूलन क्षमता और परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है। मैं आपकी बात की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं इसे एक अलग तरीके से देखती हूँ। मैं इसे निरंतरता के बजाय व्यापार के चरित्र में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव मानती हूँ। देखिए, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद व्यापारिक भागीदार बदल गए। रोमन सोने और शराब की जगह चीनी मिट्टी के बर्तनों और रेशम ने ले ली। ये एक बिल्कुल नए व्यापारिक ध्रुव, मतलब एक ट्रेड एक्सेस को दिखाता है, न कि पुराने की हूबहू नकल। ये एक विकसित होती कहानी है, रुकी हुई नहीं, और यही बात इसे और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। पर सिर्फ सामान का व्यापार ही तो सब कुछ नहीं था। गंजाम के साधुओं ने विदेशों में सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने वहां बस्तियां बसाईं। स्रोत साफ कहता है कि बाली, इंडोनेशिया के मंदिरों पर ओडिशा की वास्तुकला की गहरी छाप आज भी देखी जा सकती है। ये सिर्फ माल का आना जाना नहीं था, ये संस्कृति, विचार और कला का एक गहरा और लगातार बहने वाला प्रवाह था।
ये कैसे एक अटूट विरासत नहीं है? कल्पना कीजिए, आज से 1000 साल पहले गंजाम का कोई कारीगर बाली में एक मंदिर बना रहा है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा था और ये साधुओं की एक महान उपलब्धि है। लेकिन ये भी एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली, ना कि किसी एक स्वर्ण युग का स्थिर नतीजा। और यही मेरे तर्क का सार है। ये कहानी गंजाम के लोगों की बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता को दिखाती है। छोटे मोटे तटीय व्यापार से शुरुआत करके एक साम्राज्य के तहत दुनिया की एक बड़ी व्यापारिक शक्ति बनना, और फिर जब एक साथी यानी रोम कमजोर पड़ गया तो दूसरे यानी चीन के साथ नए रिश्ते बनाना। ये एक स्थिर और अपरिवर्तित परंपरा से कहीं ज्यादा गतिशील और प्रभावशाली कहानी है। ये कहानी विकास की है, ठहराव की नहीं। अंत में मेरे लिए सभी सबूत, चाहे वे पुरातात्विक हों जैसे कि रोमन सिक्के और चीनी बर्तन, या सांस्कृतिक हों जैसे बाली की वास्तुकला और आज मनाया जाने वाला बोईता बंदना का त्योहार, एक ही दिशा में इशारा करते हैं। गंजाम 5000 वर्षों से एक जीवंत और प्रभावशाली समुद्री केंद्र रहा है। शुरुआती संपर्कों से लेकर कलिंग के स्वर्ण युग तक और मध्यकाल से लेकर आज की जीवित परंपराओं तक ये एक सतत और गौरवशाली विरासत है। इसने न सिर्फ आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि भारतीय संस्कृति के दिए को दक्षिण पूर्व एशिया तक रोशन किया। ये एक सीधी और स्पष्ट गौरव गाथा है। और मेरे लिए गंजाम का इतिहास निर्विवाद रूप से गौरवशाली है, लेकिन उसे एक सीधी अटूट रेखा के रूप में चित्रित करना इसकी जटिलता और असली सुंदरता को कम कर देता है। ये कहानी क्रमिक विकास की है, छोटे तटीय आदान प्रदान से शुरू होकर एक साम्राज्य के तहत अपने शिखर पर पहुंचना, और फिर बदलती वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलना। इस इतिहास की असली खूबसूरती इसकी अलग अलग परतों में और समय के साथ इसके बदलते चेहरे में छिपी है, न कि एक अखंड, कभी न बदलने वाली भव्यता में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि महान संस्कृतियां सिर्फ पैदा नहीं होती, वे समय के साथ विकसित होती हैं और जिंदा रहती हैं। इस पर हम दोनों सहमत हो सकते हैं कि गंजाम का समुद्री इतिहास भारत की विरासत का एक असाधारण रूप से समृद्ध और महत्वपूर्ण अध्याय है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे और ज्यादा जानने और समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री में जो जानकारी दी गई है वो इस विषय पर और गहरी खोज और सोच विचार के लिए एक शानदार शुरुआती बिंदु है, ताकि हम इस शानदार अतीत की सभी परतों को और बेहतर ढंग से समझ सकें।